नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। 8 फरवरी 2023 के डेली न्यूज एनालिसिस और एडिटोरियल एनालिसिस में आपका स्वागत है। कौन कौन सी इंपॉर्टेंट न्यूज है तो भैया, एक तो वायलेंस रिलेटेड टू लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म पूरे देश में 76% कम हुआ है 2022 में, ऐसा होम मिनिस्टर अमित शाह साहब बोल रहे हैं। उसके साथ साथ ये जो विक्टोरिया गौरी जी हैं, जिनको अभी एडिशनल जज बनाया गया है मद्रास हाई कोर्ट का, इसको लेके कल मैंने एक वीडियो बनाई है, वो आज सुबह अपलोड हो गई है, आप जाके लेटेस्ट सेक्शन में देख सकते हैं। इस टॉपिक के बारे में एक छोटा सा अपडेट है, मतलब ओवरऑल न्यूज है, उसी को रिपीट करके बताऊंगा, तो इसको देख लेंगे। थोड़ा यहाँ पे इस पर्टिकुलर न्यूज में पॉलिटिकल एंगल इंक्लूड हो गया है, मैंने अपने जो आपको लेक्चर बताया उसमें पॉलिटिकल एंगल इंक्लूड नहीं किया था, तो इसके बारे में बात करेंगे। अफ्रीका के अंदर सब सहारन अफ्रीका जो रीजन है ना, ज्योग्राफिकल रीजन, वहां पे एक्सट्रीमिज्म एक नए एपिसेंटर, मतलब एक्सट्रीमिज्म का नया एपिसेंटर बनके उभरा है सब सहारन अफ्रीका। इसको देखेंगे। पेमेंट क्राइसिस को रिजॉल्व करने के लिए इंडिया रशिया क्या कर रहे हैं, इसको देखेंगे। एडिटोरियल्स में पाकिस्तान की इकोनॉमी के रिस्पेक्ट में बात हो रही है। बजट में फिजिकल कंसोलिडेशन कैसा हो रहा है, इसके बारे में बात हो रही है। क्यों इंडिया के अंदर हेल्थ सेक्टर को इग्नोर करके हम उसके कंसिक्वेंसेस को बढ़ा सकते हैं, इसके बारे में बात हो रही है। मेघालय की पॉलिटिक्स और इंडिया कनाडा के फॉरेन रिलेशंस, तो 5 आर्टिकल्स में आपके साथ डिस्कस करूंगा। आगे बढ़ने से पहले वीडियो पे लाइक कर पड़े दोस्तों, चैनल को अब तक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिए, इंस्टाग्राम फॉलो कर लीजिए, आपसे जुड़ने की कोशिश करता हूँ। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, लेक्चर की पीडीएफ और नोटिफिकेशन वहां पर आपको मिल जाएगी। ज्यादा से ज्यादा लोग लेक्चर को शेयर करें। पहली न्यूज, जीएस पेपर टू जुडिशरी, सुप्रीम कोर्ट डिक्लाइंस टू टेक अप प्लियाज अगेंस्ट एलिवेटिंग लॉयर। अब यहाँ पे आपको कुछ फोटोज नजर आ रही हैं। चौकीदार विक्टोरिया गौरी, आप कह सकते हो एक सोशल मीडिया हैंडल है विक्टोरिया गौरी जी का। फिर यहाँ पे अपडेट कर रही है, आई हैव जॉइन्ड द बीजेपी, यू टू कैन जॉइन द बीजेपी एंड जॉइन हैंड्स टू हेल्प क्रिएट अ न्यू मिशन। तो मतलब कहीं ना कहीं प्रो बीजेपी नजर आ रही है विक्टोरिया गौरी जी। अब ये एक बात हुई। अब हुआ यहां पे ये है कि जैसे ही विक्टोरिया गौरी जी का नाम रिकमेंड हुआ एडिशनल जज ऑफ द मद्रास हाई कोर्ट के तौर पे, वैसे ही 21 मद्रास हाई कोर्ट के एडवोकेट्स ने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल की और बोला कि विक्टोरिया गौरी जी पहले हेट स्पीच में इन्वॉल्व हो चुकी हैं और हेट स्पीच में इन्वॉल्व होने वाले एक इंडिविजुअल को हाई कोर्ट का जज नहीं बनाया जा सकता है। इसी कंटेक्स्ट में कल की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि 6 फरवरी को जब केस लिस्ट हुआ तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ साहब ने क्या बोला कि भाई कॉलेजियम को ये हेट स्पीच वाला मुद्दा पता नहीं था नाम रिकमेंड करने से पहले। मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ये बोल रहा है कि कॉलेजियम ने जब नाम रिकमेंड किया विक्टोरिया गौरी का, तो विक्टोरिया गौरी का ये जो हेट स्पीच वाला एपिसोड था इसके बारे में हमें पता नहीं था, अभी पता चला है। ये बोला आपका चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने। लेकिन उसके जस्ट अगले दिन 7 फरवरी को जब हियरिंग हो रही थी, तब जस्टिस संजीव खन्ना जो खुद कॉलेजियम के मेंबर हैं, उन्होंने बोला कि भाई देखिए, हम आपकी पिटीशन को एंटरटेन नहीं कर सकते। मतलब जो लॉयर्स ये बोल रहे हैं कि विक्टोरिया गौरी को जो जज बनाया गया मद्रास हाई कोर्ट का, ये गलत है, इसके अगेंस्ट पिटीशन डाल रहे हैं, उनकी पिटीशन को एंटरटेन करने से ही मना कर दिया जस्टिस संजीव खन्ना साहब ने। देखिए क्या बोल रहे हैं, एज्यूमिंग दैट द कॉलेजियम डिड नॉट टेक एवरीथिंग इनटू अकाउंट मे नॉट बी प्रॉपर, वी कैन नॉट गो इनटू द क्वेश्चन ऑफ आवर सूटेबिलिटी, वी कैन नॉट डायरेक्ट द कॉलेजियम टू कंसीडर। मतलब कि ये मान लेना कि ओवरऑल कॉलेजियम ने विक्टोरिया गौरी के क्रेडेंशियल्स को पेरूज नहीं किया, ये पूरी तरीके से सही नहीं है। उनकी सूटेबिलिटी पे क्वेश्चन उठाना ठीक नहीं है। कॉलेजियम ने काम भर की सारी चीजें देख ली हैं। देखिए जस्टिस संजीव खन्ना साहब क्या बोल रहे हैं, वी आर ए फेयरली रोबस्ट स्क्रूटनी प्रोसेस, लेट अस नॉट इंटरफेयर विद दैट, एज्यूमिंग दैट द कॉलेजियम डिड नॉट टेक एवरीथिंग इनटू अकाउंट मे नॉट बी प्रॉपर, वी कैन नॉट गो इनटू द क्वेश्चन ऑफ आवर सूटेबिलिटी, वी कैन नॉट डायरेक्ट द कॉलेजियम टू रिकंसीडर। This is the case of an additional judge. Her confirmation as a permanent judge is further down, so we will see. I do not think we will be able to pass any orders at this stage. मतलब कि संजीव खन्ना साहब बोल रहे हैं कि अभी के लिए विक्टोरिया गौरी जी का अपॉइंटमेंट एज एन एडिशनल जज हो चुका है, परमानेंट जज अभी वो बनी नहीं है। जब परमानेंट जज के लिए उनका कैंडिडेचर पेरूज किया जाएगा तब देखेंगे क्या सही है क्या गलत है। अभी के लिए तो ये एडिशनल जज रहेंगी। तो एक तो यहां पे ओवरऑल केंद्र की सरकार और बेसिकली बीजेपी पार्टी के ऊपर क्वेश्चन उठाया जा रहा है। इसी पर्टिकुलर केंद्र की सरकार ने बॉम्बे हाई कोर्ट के जज के अपॉइंटमेंट के रिस्पेक्ट में एक इंडिविजुअल के नाम को रोका था, क्योंकि उन्होंने सोशल मीडिया पे ओवरऑल सरकार की पॉलिसीज के अगेंस्ट और प्रधानमंत्री मोदी जी के अगेंस्ट क्रिटिकल स्टांस लिया था। तो इस बात को लेके उनके अपॉइंटमेंट को रोका सरकार ने, नाम के रिकमेंडेशंस को रोका, रिकंसीडर करने के लिए भेजा। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने रीइटरेट कर दिया
और वहीं पे विक्टोरिया, मतलब ये मद्रास हाई कोर्ट के लॉयर्स बोल रहे हैं कि विक्टोरिया गौरी जो कि बहुत हद तक प्रो बीजेपी हैं, हेट स्पीच दे चुकी हैं पहले, इनको अपॉइंट कर दिया जा रहा है, इनको नहीं रोका जा रहा अपॉइंटमेंट से। तो एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट में जो पॉलिटिकल पार्टी है उसके डबल स्टैंडर्ड्स की यहां पे बात हो रही है, और दूसरा सुप्रीम कोर्ट में एक तरफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बोल रहा है कि हेट स्पीच के बारे में कॉलेजियम को पता नहीं था, दूसरी तरफ संजीव खन्ना साहब इनडायरेक्टली बोल रहे हैं कि नहीं भाई हमने तो सारे क्रेडेंशियल्स चेक किए, मतलब कहीं ना कहीं पता था। तो इस बात को लेकर सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भी क्वेश्चन उठ गया। तो ये पूरा मुद्दा है। अब ओवरऑल पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के हिसाब से आप लोगों का अपना अपना व्यू पॉइंट हो सकता है, इस टॉपिक के ऊपर जरूर लिखिए व्यू पॉइंट। अब यहां पे बात कर लेते हैं आर्टिकल 224 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की। ये क्या बोलता है, देखिए, बाय रीजन ऑफ एनी टेम्पररी इंक्रीज इन द बिजनेस ऑफ अ हाई कोर्ट और बाय रीजन ऑफ एरियर्स ऑफ वर्क देयरइन, it appears to the president that the number of judges of that court should be for the time being increased. The president may appoint duly qualified persons to be additional judge of the court for a period not exceeding 2 years as he may specify. तो 2 साल तक के लिए मैक्सिमम एक टाइम पे एडिशनल जज अपॉइंट किया जा सकता है किसी एक पर्टिकुलर हाई कोर्ट में, अगर प्रेसिडेंट को लगता है कि उस पर्टिकुलर हाई कोर्ट में जितने भी सैंक्शन जजेस हैं उनके बावजूद भी काम का लोड ज्यादा है। तो आर्टिकल 224 क्लॉज 1 के अंदर एडिशनल जज ऑफ द हाई कोर्ट अपॉइंट करने का प्रावधान है। फिर आर्टिकल 224 क्लॉज 2 में क्या है, when any judge of high court other than the chief justice is by reason of absence or for any other reason unable to perform his duties of his office or is appointed to act temporarily as chief justice, the president may appoint a duly qualified person to act as a judge of that court until the permanent judge has resumed duty। मतलब ओवरऑल जो जज रेलेवेंट मतलब प्रेसिडेंट था, जो परमानेंट जज था, वो किसी काम की वजह से प्रेसिडेंट नहीं है, तो उस केस में उसकी जगह पे एक जज अपॉइंट यहां पे किया जा सकता है। ओके, हालांकि ये जो एक्टिंग या एडिशनल जज अपॉइंट किया जाएगा हाई कोर्ट का, ये 62 इयर्स की एज तक ही ऑफिस को होल्ड कर सकता है। और जो एडिशनल जज प्रेसिडेंट द्वारा क्लॉज 1 ऑफ आर्टिकल 224 के अंदर अपॉइंट किए जाते हैं, इस कंटेक्स्ट में अगर आप देखो तो पहले राज्य की सरकार को केंद्र की सरकार का सैंक्शन चाहिए इस प्रकार के एडिशनल जजेस की सीटों को ओवरऑल जनरेट करने के लिए। ठीक है, इसके बाद अगर एक परमानेंट जज की वैकेंसी ऑलरेडी अवेलेबल है उस पर्टिकुलर हाई कोर्ट में, तो आप एडिशनल जज अपॉइंट नहीं कर सकते। तो मतलब अगर मान लो किसी फला हाई कोर्ट में 25 रिकमेंडेड आप कह लो पोस्ट है हाई कोर्ट के जजेस की, इन 25 में मान लो 24 भरी हुई है, एक खाली है, तो पहले आपको उस वैकेंट हाई कोर्ट की जज की पोस्ट को भरना है, उसके बाद ही आप एडिशनल जज अपॉइंट करोगे। मतलब एडिशनल जज तब तक अपॉइंट नहीं हो सकता जब तक एक वैकेंसी है परमानेंट जज की। तो अगर वैकेंसी है परमानेंट जज की तो पहले उस वैकेंसी को फुलफिल करिए, जब सारे स्टेट हाई कोर्ट के जजेस की वैकेंसी फुलफिल्ड है उसके बाद भी काम बहुत एक्स्ट्रा पूरा नहीं हो पा रहा, तब आप एडिशनल जजेस अपॉइंट कर सकते हो। ठीक है भाई, और एडिशनल जजेस को मैक्सिमम 2 साल के लिए अपॉइंट किया जाता है और 3 महीने से कम के लिए आप अपॉइंट नहीं कर सकते हो। ठीक है ना भाई, ये बात यहां पे बताई गई है। फिर उसके बाद क्या बताया जा रहा है, सच अपॉइंटमेंट्स विल नॉट बी मेड हाउएवर फॉर पीरियड ऑफ लेस देन 3 months अनलेस देयर आर स्पेशल रीजंस फॉर डूइंग सो। तो मतलब वैसे देखा जाए मैक्सिमम 2 साल के टाइम पीरियड के लिए आप एडिशनल हाई कोर्ट के जज को अपॉइंट कर सकते हो एज पर क्लॉज 1 ऑफ आर्टिकल 224 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और मिनिमम 3 महीने के लिए तो अपॉइंट करना ही। अगर 3 महीने से कम के लिए अपॉइंट करना है तो रिटर्न में भैया आपको कारण देने पड़ेंगे। और परमानेंट जजेस को अपॉइंट करने के लिए पैराग्राफ 12 से लेकर 18 के अंदर जो प्रोसीजर लिखा हुआ है वही प्रोसीजर ओवरऑल एडिशनल जज के अपॉइंटमेंट में फॉलो किया जाएगा। बस हाँ, एडिशनल जज को अपना मेडिकल सर्टिफिकेट नहीं सबमिट करना है अपॉइंटमेंट के लिए, परमानेंट जज को मेडिकल सर्टिफिकेट भी सबमिट करना पड़ता है। अगली न्यूज पे आ जाते हैं, जीएस पेपर 3, चैलेंजेस टू इंटरनल सिक्योरिटी, वायलेंस रिलेटेड टू लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म डाउन बाय 76% इन 2022 एज कंपेयर टू 2010, शेष अमित शाह। तो भैया हमारे माननीय गृह मंत्री ने क्या बोला है कि लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म मॉइस्ट इंसर्जेंसी इंडिया के अंदर 2022 में 76% घटी है व्हेन कंपेयर टू 2010, और इसकी वजह है सरकार की 3 pronged स्ट्रेटजी, जिसमें रथलेस अप्रोच हमने अपनाई है एक्सट्रीमिस्ट वायलेंस को कम करने के लिए। इसमें अलग अलग राज्यों के साथ कोऑर्डिनेट किया गया है, पब्लिक पार्टिसिपेशन को इंश्योर किया गया है। ये सब बोल रहे थे अमित शाह साहब जब मीटिंग चेयर कर रहे थे वो पार्लियामेंट्री कंसल्टेटिव कमेटी ऑन लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म की। ठीक है ना भाई, ओवरऑल जो डेथ्स और सिविलियन सिक्योरिटी फोर्सेस की मौत का नंबर है वो 2022 में 100 से कम था। ये पहली बार हुआ है पिछले 40 सालों में। फिर ये बोल रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी की लीडरशिप के अंदर वायलेंस के लिए कोई जगह नहीं है, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म के लिए कोई जगह नहीं है, हम इसको टैकल करेंगे। अब एब्सोल्यूट फिगर्स की बात करते हैं। 2010 में जो सिविलियन और सिक्योरिटी पर्सनल्स की मौतें हुई थी वो थी 1005 लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म के इंसिडेंट्स में, और यही नंबर 2022 में हो गया है 98।
जो डिस्ट्रिक्ट अफेक्टेड थे 2010 में वो थे टोटल 90 इंडिया के अंदर। अब 2022 में कितने डिस्ट्रिक्ट अफेक्टेड हैं लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म से? 45। 2019 से लेकर अब तक आर्म्ड फोर्सेस ने 175 नए कैंप बनाए हैं लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म के इन्फेस्टेड जोन में, जहां पहले कोई भी आर्मी की प्रेजेंस या आर्म्ड फोर्सेस की प्रेजेंस नहीं थी। ठीक है ना। लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म के आउटफिट्स को ऑलमोस्ट उखाड़ फेंका गया है बुद्धा पहाड़ झारखंड और चकरबंदा बिहार से, जो एक समय पे ओवरऑल हॉटस्पॉट हुआ करते थे, इन लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म के हब्स थे। यहां पे मॉइस्ट की चलती थी, वहां पे अब आर्म्ड फोर्सेस पहुंच गई हैं, बहुत ज्यादा शांति स्थापित कर दी गई। इनफैक्ट ओवरऑल आर्म्ड फोर्सेस की एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की एयर विंग को भी स्ट्रेंथन किया गया है। नए पायलट्स डिप्लॉय किए गए, नए नए हेलीकॉप्टर्स दिए गए हैं, इंजीनियर्स को यहां पे डिप्लॉय किया गया ताकि एंटी लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म ऑपरेशंस को और एफिशिएंट तरीके से किया जा सके। और ये जो मॉइस्ट ग्रुप्स हैं, इनके पास जो फंडिंग आती है, जो ओवरऑल इनको हथियार वगैरह प्रोवाइड करती है, इसको भी चोक किया है सरकार ने ताकि ओवरऑल ये मॉइस्ट ग्रुप्स पनप ना पाए। फिर अगर आप देखो तो केंद्र की सरकार अलग अलग राज्य की सरकारों के साथ कोऑर्डिनेशन बना रही है और इस कोऑर्डिनेशन में पार्टी पॉलिटिक्स नहीं देखी जा रही। तो केंद्र की सरकार में बीजेपी है और जिस स्टेट में मॉइज्म है वहां पे कोई अपोजिशन की सरकार है तो केंद्र की सरकार पैसा नहीं देगी, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। जहां पे मॉइज्म अफेक्टेड इवेंट्स हैं वहां पे सरकार ने पुलिस फोर्सेस के मॉडर्नाइजेशन के लिए पैसा अवेल करवाया है, फोर्टिफाइड पुलिस स्टेशन की कंस्ट्रक्शन के लिए यहां पे पैसा अवेल करवाया गया है। फिर लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म अफेक्टेड इलाकों में स्टेट्स में सड़कें वगैरह बनाई गई हैं। 17,462 किलोमीटर रोडवेज बनवाने का सैंक्शन दिया गया था ताकि रोड कनेक्टिविटी को इंप्रूव किया जाए, जिसमें से 11,811 किलोमीटर में काम कंप्लीट हो चुका है। बेटर मोबाइल कनेक्टिविटी के लिए फर्स्ट फेज में लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म अफेक्टेड स्टेट्स में 2,340 मोबाइल टावर्स लगाए गए हैं और धीरे धीरे करके उनको 4G के लिए अपग्रेड किया जा रहा था, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है पिछले 8 सालों में ये टावर बनाए गए हैं तो शुरू में तो 4G की टेक्नोलॉजी अवेलेबल थी नहीं, अब तो खैर हर जगह पे अवेलेबल है। तो जिन जगहों पे अवेलेबल नहीं है वहां पे अपडेट किया जा रहा है और सेकेंड फेज में 2,542 मोबाइल टावर्स और बनाए जा रहे हैं। फिर अगर आप देखो तो ट्राइबल इलाकों में 142 एकलव्य रेजिडेंशियल मॉडल स्कूल सैंक्शन किए गए थे 2019 से पहले के 21 सालों में, और उसके बाद से अगर आप देखो तो 103 ERMS स्कूल सैंक्शन किए गए। तो टोटल सैंक्शन ERMS स्कूल कितने हैं एकलव्य स्कूल? 245। ये कितनी डिस्ट्रिक्ट्स में सैंक्शन किए गए? 90 लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स में, और अभी तक फंक्शनल कितने हैं बन के? तो 121। सरकार ने 1258 बैंक ब्रांचेस खोली हैं, 1348 ATM खोले हैं वर्स्ट हिट डिस्ट्रिक्ट्स में, 4903 पोस्ट ऑफिसेस खोले हैं। जो स्किल डेवलपमेंट स्कीम का स्कोप था वो 34 स्कीम से बढ़ा के 47 डिस्ट्रिक्ट्स तक लेके जाया गया है, 34 डिस्ट्रिक्ट से 47 डिस्ट्रिक्ट्स तक। तो ये जो EMRS स्कीम है ये मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल है इंडियन ट्राइबल्स के लिए, शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए अक्रॉस इंडिया। 1997-1998 में इस EMRS को शुरू किया गया था ट्राइबल स्टूडेंट्स को क्वालिटी एजुकेशन इंपार्ट करने के लिए, उनकी एकेडमिक रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए मॉडल बनाया गया था। सरकार यहां पे अपना पॉइंट कैसे रख रही है कि 2019 से पहले केवल 142 ERMS बनाए गए, 2019 के बाद से 103 सैंक्शन किए गए, टोटल 245 सैंक्शन में से इस समय पे काम कितने कर रहे हैं? 121। अब 2014 से पहले ओवरऑल कितने काम कर रहे थे, 2014 के बाद से कितने काम कर रहे हैं, इसके लिए यहाँ पे सेग्रीगेटेड इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है। जो ओवरऑल ये सोचे कि बीजेपी वर्सेस कांग्रेस क्या क्या हुआ है वो इस प्रकार से सोच सकता है। एज ए सिविल सर्वेंट तो भाई देखो आपको नहीं सोचना। तो यहां पे हम बात कर लेंगे लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म डिवीजन की। देखिए लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म डिवीजन किसका डिवीजन है? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का। इसको लीड कौन करते हैं? तो हमारे गृह मंत्री। जितने भी इंपॉर्टेंट नक्सलाइट ऑपरेशंस ओवरऑल हमारी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज ये कहां आती हैं, कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आती है? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर। इस डिवीजन को लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म डिवीजन को 19 अक्टूबर 2006 में क्रिएट किया गया था। लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट इंसर्जेंसी से होलिस्टिक मैनर में लड़ता है, सिक्योरिटी रिलेटेड स्कीम्स को इंप्लीमेंट करता है, कैपेसिटी को एनहांस करता है LWE अफेक्टेड स्टेट्स में। छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, बिहार, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, केरला, ये सब लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म अफेक्टेड हैं अलग अलग डिग्रीज में। यहां पे चीजों को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करता है। ओवरऑल इस पर्टिकुलर डिवीजन का काम क्या है? कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ स्टेट्स टू कॉम्बैट LWE थ्रू स्कीम्स ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स लाइक सिक्योरिटी रिलेटेड एक्सपेंडिचर स्कीम, स्पेशल इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम, स्पेशल असिस्टेंट स्कीम, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस को डिप्लॉय करना LWE अफेक्टेड इलाकों में, फंड प्रोवाइड करना CAPF को इंफ्रास्ट्रक्चर, हेलीकॉप्टर, सिविक एक्शन पूरा करने के लिए,
सिक्योरिटी सिचुएशन को LWE अफेक्टेड स्टेट्स में रिव्यू करना, अलग अलग राज्य की सरकार को एडवाइजरी इशू करना वगैरह वगैरह, इस प्रकार का काफी सारा काम ये पर्टिकुलर डिवीजन करता है। नेक्स्ट आ जाते हैं जीएस पेपर 2 एक्सट्रीमिज्म इंटरनेशनल रिपोर्ट्स। सब सहारन अफ्रीका इज द न्यू एपिसेंटर ऑफ एक्सट्रीमिज्म यूनाइटेड नेशंस रिपोर्ट। तो भैया ऐसा बताया जा रहा है कि जो सब सहारन अफ्रीका रीजन है, अब आप बोलोगे सर ये रीजन कौन सा है, तो ये यहाँ पे आपको अफ्रीका का नक्शा नजर आ रहा है कॉन्टिनेंट का। इसका जो सबसे ऊपर आपको येलो पोर्शन दिख रहा है ना, दैट इज द सहारा। उसके बाद नीचे आपको जो ऑरेंज पोर्शन दिख रहा है वो साहिल रीजन है। उसके नीचे जो ग्रीन रंग का पोर्शन दिख रहा है वो है आपका सब सहारन अफ्रीका। इसमें आपका भाई सेंट्रल अफ्रीकन रीजन भी आता है, ईस्ट अफ्रीकन रीजन भी आता है, वेस्ट अफ्रीकन रीजन भी आता है और साउदर्न अफ्रीकन रीजन भी आता है। अब आप बोलोगे कि सर आपने ये सब सहारन रीजन को कैसे क्वांटिफाई किया, तो भैया ओवरऑल अगर आप देखो तो सहारा डेजर्ट के साउथ में जितनी भी कंट्रीज आती हैं इन द कॉन्टिनेंट ऑफ अफ्रीका, उनको माना जाता है सब सहारन अफ्रीका को। और सबसे खास बात दोस्तों यहाँ पे ये है कि कुछ कंट्रीज ओवरऑल सहारन रीजन में आती हैं और कुछ उसके बाहर, उनका कुछ इलाका सहारन रीजन में, कुछ उसके बाहर है। तो कुछ कंट्रीज सहारन रीजन का भी पार्ट है और सब सहारन अफ्रीका का भी पार्ट है। इसलिए सब सहारन अफ्रीका में कितनी कंट्रीज है, तो कोई बोलता है 46, कोई बोलता है 48। ये डिपेंड करता है कि UN, WHO, वर्ल्ड बैंक, ये अलग अलग एजेंसीज आपको किस प्रकार से देख रही है। ठीक है ना भाई। तो सब सहारन अफ्रीका रीजन क्या है ये आपको यहां पता चल गया। अब अफ्रीका में इस समय पे एक वायलेंट इस्लामिक एक्सट्रीमिज्म बहुत तेजी से उठ रहा है। ठीक है, मेजॉरिटी ऑफ द आबादी इन कंट्रीज की ओवरऑल मुस्लिम कम्युनिटी को बिलोंग करती है। अब इस कंटेक्स्ट में हो ये रहा है कि यूनाइटेड नेशंस की इंटरनेशनल डेवलपमेंट एजेंसी का बोलना है कि रिलीजन की वजह से अफ्रीका के अंदर लोग ओवरऑल एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, अलकायदा, इस्लामिक स्टेट ज्वाइन नहीं कर रहे हैं। वहां पे लोगों की हालत इतनी खराब है इकोनॉमिकली कि उनके पास कुछ और करने के लिए है ही नहीं। तो रिलीजन की वजह से कम, इकोनॉमिक फैक्टर्स की वजह से ज्यादा लोग एक्सट्रीमिज्म की तरफ, वायलेंस की तरफ, टेररिज्म की तरफ, एग्रेसिवनेस की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं अफ्रीका के अंदर। इनफैक्ट अगर आप देखो तो 92% जो नए रिक्रूट ज्वाइन किए हैं एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप में अफ्रीका के अंदर, उन्होंने एक अच्छे लाइवलीहुड के लिए किया। क्योंकि जब ये टेररिस्ट ग्रुप आप ज्वाइन करोगे, इनके बिहाफ पे लड़ोगे, तो आपको इतना अमाउंट ऑफ पैसा दे दिया जाएगा, वो पैसा आप अपने घर भिजवा दोगे, आपके घर वाले ठीक ठाक खाना खा सकेंगे। इस चाह में लोग इन पर्टिकुलर एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप को ज्वाइन कर लेते हैं। वहीं पे अगर आप 2017 का इंटरव्यू देखोगे लोगों का, तो 2017 में जो रिपोर्ट आई थी वहां पे ओवरऑल कहीं ना कहीं रिलीजियस आइडियोलॉजी मैटर कर रही थी UNDP की रिपोर्ट के हिसाब से। लेकिन इस साल जो रिपोर्ट रिलीज हुई है 7 फरवरी को, वो बोल रही है कि रिलीजियस आइडियोलॉजी मैटर नहीं कर रही है। रिलीजन के आधार पर इन एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप में ज्वाइन करने वाले लोग 57% कम हुए हैं। मेजर वजह यहां पे कोविड-19 पैंडेमिक, हाई इन्फ्लेशन, क्लाइमेट चेंज, ओवरऑल रिड्यूस्ड इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी बन के आया है। लोगों की जेब में पैसा नहीं है, खाने के लिए नहीं है, भूखे मर रहे हैं लोग, तो कुछ नहीं बच रहा है तो क्या करें, तो भाई चलो कोई एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप ज्वाइन कर लो, एक मिनिमम अमाउंट ऑफ पैसा मिल जाएगा, कम से कम घर वालों को खाना तो खिला सकेंगे। इतनी बुरे हालत है। 2200 लोगों का इंटरव्यू किया गया 8 अफ्रीकन कंट्रीज में, बुर्किना फासो, कैमरून, चाड, माली, नाइजर, नाइजीरिया, सोमालिया, सूडान, बिल्कुल चिल्लर टाइप की कंट्रीज हैं। यहाँ वैसे भी इकोनॉमिकली कुछ नहीं है और अलकायदा और आईसिस जैसे ग्रुप्स अपनी पकड़ बना रहे हैं, लोगों को रिक्रूट कर रहे हैं, उनको लड़वा रहे हैं। 2017 से अगर आप देखो तो अफ्रीका में 4155 अटैक्स हुए हैं। इन अटैक्स में 18,417 मौतें हुई हैं। सबसे ज्यादा मौतें हुई हैं सोमालिया के अंदर। सोमालिया इस समय पे एक अल शबाब एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप है, उसके अगेंस्ट एक ऑफेंसिव लॉन्च कर रहा है। तो ऐसे ऐसे छोटे छोटे एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप पूरे अफ्रीका में बने हुए हैं। जैसे नाइजीरिया में ग्रुप है बोको हराम, इसने बहुत सारी लड़कियों को किडनैप कर दिया था, जबरदस्ती अपनी फाइटर्स के साथ शादी करवा दी। ये न्यूज कई साल पहले निकल के आई थी, आज तक उन लड़कियों का पता नहीं चला कि वो गई कहां। सोमालिया में अल शबाब ग्रुप हो गया, तो ये बोको हराम, अल शबाब अलकायदा के साथ एलिजियांस रखते हैं। फिर अगर आप देखो तो वेस्ट अफ्रीका में एक ग्रुप है जमात नुसरत अल इस्लाम वल मुस्लिमीन, JNIM, जो कि इस्लामिक स्टेट के साथ अपना अलायंस रखता है। तो बेसिकली ऐसे बहुत सारे इंडिविजुअल एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप बने हुए हैं अफ्रीका के अंदर, जो कि किसी बड़े आइडियोलॉजी के साथ अपना सामंजस्य रखते हैं। तो उसके चलते ओवरऑल वायलेंट एक्सट्रीमिज्म सब सहारन अफ्रीका में बहुत तेजी से बढ़ रहा है। इसलिए सब सहारन बन गया है न्यू ग्लोबल एपिसेंटर ऑफ वायलेंट एक्सट्रीमिज्म विद 48% ऑफ द ग्लोबल टेररिज्म डेथ्स इन 2021। इससे लाइफ, सिक्योरिटी, पीस इंपैक्ट होती है। मिलिट्री कैंपेन कंडक्ट किए अलग अलग कंट्रीज की सरकारों ने, लेकिन वो मिलिट्री कैंपेन सक्सेसफुल नहीं है इस प्रकार की एक्सट्रीजेंसी को रोकने के लिए। सिक्योरिटी डिवीजन ड्रिवन जो काउंटर टेररिज्म रिस्पॉन्सेज हैं काफी महंगे होते हैं, इफेक्टिव ज्यादा होते नहीं है। यहाँ पे जो सिक्योरिटी फोर्सेज होती हैं वो ह्यूमन राइट्स अब्यूजेस करती हैं, ओवरऑल
जो लोग भी यहाँ पे एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप ज्वाइन कर रहे हैं उनके अंदर कहीं ना कहीं गुस्सा है कि सिक्योरिटी फोर्सेस उनके घर वालों को अरेस्ट कर रही हैं, मार रही हैं, पीट रही हैं, उनकी औरतों के साथ बदतमीजी कर रही हैं, ब्रूटैलिटी, जुडिशियल लॉ ज़्यादा कुछ है नहीं, जुडिशियल सिस्टम इफेक्टिव है नहीं, जज वगैरह यहाँ पे सपोर्ट दे नहीं पाते लोगों को। तो ओवरऑल इन मिलिटेंट मतलब ये जो मिलिटेंट्स हैं, जो एक्सट्रीमिस्ट हैं, जो गरीब लोग हैं, उनके खिलाफ अगर सिक्योरिटी फोर्सेस ने कुछ किया है तो ज़्यादा कुछ कर नहीं पाते, तो गुस्से में जाके क्या करेंगे, एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप ज्वाइन कर लेंगे, आतंकवादी बन जाएंगे। लेकिन आप बाकियों के लिए आतंकवादी हो, अपने लिए तो आप अपने राइट्स के लिए लड़ रहे हो ना। अब मान लो कि भाई नाइजीरिया में, बुर्किना फासो में कोई एक नौजवान है, उस नौजवान के पास ना खाने को है ना पीने को कुछ है, उसके पिताजी को किसी मिलिट्री के जवान ने उठा के जेल में डाल दिया, जुडिशियल सिस्टम उसकी मदद कर नहीं रहे, तो उसके पास रास्ता क्या बचेगा? उसके पास एक ही रास्ता पड़ेगा अपनी सेल्फ वर्थ का कि कोई एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप ज्वाइन कर लो और उस मिलिट्री मैन को मैं मार दूंगा, जेल के ऊपर हमला करके अपने पिताजी को छुड़ा लूंगा, अपने घर वालों को खाना खिला दूंगा। तो वो यही करेगा क्योंकि उसके पास कोई और चीज बच नहीं रही है। इसलिए लोकल कम्युनिटीज का यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है ताकि वो एक सस्टेनेबल पाथवे बनाए, लोगों को, यूथ्स को इस वायलेंट एक्सट्रीमिज्म के बात से हटाया जा सके। सरकारी जो सरकारें हैं, नेशनल गवर्नमेंट से, वो एमनेस्टी प्रोग्राम चलाएं जो कि ओवरऑल चाइल्ड वेलफेयर, एजुकेशन, क्वालिटी लाइवलीहुड्स पे सपोर्ट करें। और कोई मान लो एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप ज्वाइन भी कर लेता है, अगर वो छोड़ने को तैयार है तो उसके पास अल्टरनेटिव रिहेबिलिटेशन की भी एवेन्यूज अवेलेबल होने चाहिए। फिर भाई जीएस पेपर 2 बायलैटरल रिलेशंस, इंडिया रशिया कंटिन्यू डिस्कशंस टू रिजॉल्व पेमेंट क्राइसिस। तो भैया वेस्टर्न सैंक्शंस के चलते बायलैटरल पेमेंट इंडिया रशिया के ट्रेड के बीच में एक बड़ा मुद्दा बन के उठ गया है। इसी रिस्पेक्ट में अगर आप देखो तो इंडिया रशिया बायलैटरल फाइनेंशियल मीटिंग होल्ड करेंगे अंडर द फ्रेमवर्क ऑफ इंटर गवर्नमेंटल कमीशन इन द सेकेंड हाफ ऑफ फरवरी। तो फरवरी के सेकेंड हाफ में ये मीटिंग्स होगी और इन मीटिंग्स में तरीका ढूंढा जाएगा कि कैसे इन वेस्टर्न सैंक्शंस के बावजूद इंडिया रशिया को एक्सपोर्ट कर सके, रशिया इंडिया को एक्सपोर्ट कर सके, पैसों का लेन देन हो सके। अब देखिए, डिफेंस परचेजेस इंडिया ने रशिया से थोक के भाव किए, तो बड़े स्केल पे हमें रशिया को पेमेंट करनी है। वो पेमेंट करने के लिए ऑलरेडी वॉस्त्रो अकाउंट यहां पे बने हुए हैं, लेकिन जो रशियन एनवॉय है, जो रशियन एम्बेसडर है इंडिया के अंदर, डेनिस एलिपोव, वो बोल रहे हैं कि भले ही वॉस्त्रो अकाउंट हमने बैंकों में खोल दिए, बट बैंक्स इन वॉस्त्रो अकाउंट को ज्यादा इस्तेमाल नहीं कर रही। जैसे कि इंडिया के अंदर जो रशियन बैंक्स के वॉस्त्रो अकाउंट खोले गए ना, भारतीय बैंकों को यह डर लग रहा है कि अगर इन वॉस्त्रो अकाउंट में मूवमेंट ज्यादा हुई तो वेस्टर्न सैंक्शंस भारतीय बैंकों के ऊपर भी लग सकते हैं। हालांकि डेनिस एलिपोव का यह बोलना है कि भारतीय बैंक्स कुछ ओवर कॉशियस हो रहे हैं। इस प्रकार के सेकेंडरी रिस्ट्रिक्शंस यूएस नहीं लगा सकता अगर सरकार ने परमिशन दी है और वॉस्त्रो अकाउंट्स खोले हैं, रशिया ने अपने बैंकों में, इंडिया ने अपने बैंकों में। वॉस्त्रो अकाउंट पता है ना क्या होता है? इंडिया की एक बैंक, मान लो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अंदर एक वॉस्त्रो अकाउंट खोला, वो वॉस्त्रो अकाउंट रशिया की फला बैंक का होगा, ठीक है ना, और ओवरऑल रशिया की फला बैंक का वॉस्त्रो अकाउंट इंडिया के अंदर, इंडिया के अंदर इस वॉस्त्रो अकाउंट में ओवरऑल इंडियन रुपीस भारत सरकार जमा कर देगी और एक्चुअली में वो रुपया होगा किसका? रशिया का। क्योंकि अभी के लिए यूरो, डॉलर, इस प्रकार की करेंसीज को यूज करके हम रशिया के साथ ट्रेड नहीं कर पा रहे हैं। तो सबसे बेहतर तरीका क्या है कि रशिया की एक बैंक इंडिया के बैंक के अंदर वॉस्त्रो अकाउंट खोलेगी और मान लो हमने S-400 सिस्टम खरीदा $1 बिलियन का रशिया से, तो $1 बिलियन का इक्विवेलेंट जो रुपी होगा वो हम रशिया वाले वॉस्त्रो अकाउंट जो कि इंडिया की SBI ब्रांच में है वहां पे डिपॉजिट कर देंगे। अब इस पैसे को रशिया बहुत प्रकार से इस्तेमाल कर सकता है। इस पैसे को रशिया ओवरऑल किसी और पेमेंट मैकेनिज्म में इस्तेमाल कर लेता है। कल की डेट में मान लो रशिया की टर्की के साथ कोई डील होती है, ठीक है ना, और टर्की से रशिया कुछ मंगवाता है, तो रशिया इसी इंडियन रुपीस में पेमेंट टर्की को कर सकता है अगर टर्की इंडियन रुपीस लेने को तैयार है तो। अब यहां पे प्रॉब्लम ये हो रही है कि इंडियन रुपीस की एक्सेप्टेबिलिटी दुनिया में बहुत ज्यादा है नहीं। मैं बताऊं दोस्तों, जब मैं आपका यहां पे टर्की गया था, ओके, और जब मैं रशिया भी गया था, जब मैं इंडोनेशिया गया था, वहां पे इंडियन रुपीस की अवेलेबिलिटी इतनी आसान नहीं है। दुनिया भर में जब आप फॉरेन की कंट्रीज में घूमने जाओगे ना, आपको कुछ 4-5 करेंसीज बहुत ज्यादा डोमिनेंट दिखेंगी, जिसमें आपका एक डॉलर होगा, एक यूरो होगा, पाउंड्स होगा, चाइनीज रेनमिनबी भी काफी मिल जाती है, बट इंडियन रुपीस उतनी आसानी से मिलता नहीं है, और मिलता भी है तो बहुत ज्यादा डिसएडवांटेजेस एक्सचेंज रेट पे मिलता है। मतलब इंडियन रुपीस की एक्सेप्टेबिलिटी पूरी दुनिया में उतनी ज्यादा नहीं है। ऐसा नहीं कि लोग लेंगे नहीं, बट लोग लेना कहीं ना कहीं अवॉइड करते हैं। यूएस डॉलर्स और यूरो हाईली फ्लूइड करेंसीज, इनको जल्दी कोई एक्सेप्ट कर लेता है। तो अब क्या है कि हम रशिया से बहुत सारे डिफेंस इक्विपमेंट्स को इंपोर्ट कर रहे हैं, तो उसके चलते हम रशिया को अच्छी खासी पेमेंट कर रहे हैं। अब वो पेमेंट हम यूएस डॉलर और यूरो में कर नहीं सकते, रूबल हमारे पास उतना है नहीं, तो हम इंडियन रुपीस में पेमेंट करेंगे। अब इंडियन रुपीस हमने उठा के रशियन वॉस्त्रो अकाउंट में डाल दिया इंडिया की बैंक में, लेकिन रशिया बोल रहा है कि हम इंडियन रुपीस का करें क्या इतने,
तुम तो हमसे सामान खरीद नहीं रहे हो, सॉरी हम तो तुमसे सामान खरीद नहीं रहे। भले इंडिया रशिया से डिफेंस परचेजेस खरीद रहा है, रशिया उतने बड़े स्केल पे इंडिया सामान नहीं खरीद रहा, तो सारे रुपीस वॉस्ट्रो अकाउंट वाले यूज नहीं कर पाता रशिया। तो रशिया सोच रहा है कि वॉस्ट्रो अकाउंट में जो रुपीस पड़े उनका करें क्या हम। तो इसी कंटेक्स्ट में यहां पे बातचीत होगी अंडर द फ्रेमवर्क ऑफ इंटर गवर्नमेंटल कमीशन की कैसे पेमेंट मैकेनिज्म को और इवॉल्व किया जाए। एक और बड़ा इशू है यहां पे, वो है फाइंडिंग कार्गो कैरियर्स। अब देखिए फॉर एग्जांपल मैंने S-400 डिफेंस मिसाइल सिस्टम खरीदा इंडिया ने रशिया से। अब वो S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम किसी शिप पे लोड होके, किसी कॉमर्शियल शिप पे लोड होके इंडिया के अंदर आएगा। ये कॉमर्शियल शिप ज्यादातर रजिस्टर्ड होते हैं यूएस में या यूरोपियन कंट्रीज में। अब इनके ऊपर भी सैंक्शंस लगा दिए हैं वेस्टर्न कंट्रीज ने। इन सैंक्शंस के चलते ओवरऑल ये जो कार्गो लोड किया जाता है एक कंट्री से दूसरी कंट्री जाने के लिए, यहाँ पे इंश्योरेंस की सर्विसेज इतनी आसानी से अवेलेबल नहीं हो पाती हैं। इन कार्गो कैरियर्स के ऊपर भी बहुत अलग अलग प्रकार के सैंक्शंस लगे हुए हैं। तो कार्गो को रशिया से इंडिया पहुंचाना या इंडिया से रशिया पहुंचाना, ये भी आज की डेट में एक बड़ा मेजर इशू बनकर उभर रहा है। सॉरी दोस्तों, बैक एंड में बहुत सारा कंस्ट्रक्शन हो रहा है। पता नहीं मुंबई में हर समय पे कंस्ट्रक्शन ही होता रहता है, जहां जाओ वहां कुछ ना कुछ बन ही रहा होता है। घर के अंदर बैठा हूं तो बिल्डिंग में कुछ कंस्ट्रक्शन हो रहा है, वही आवाजें आ रही हैं। तो सॉरी फॉर दैट। मैं कोशिश कर रहा हूं कि मैं तेज बोलूं ताकि वो आवाजें आपको ज्यादा डिस्टर्ब ना करें। ठीक है भाई, तो ये सब बातें हमने यहाँ पे देखी। इस बार भी अगर आप देखो तो बजट में इंडियन एयरफोर्स को जो पैसा एलोकेट किया गया था 2370 करोड़ इंडियन एयरफोर्स खर्च नहीं कर पाई, तो वो अगले बजट में शामिल हो गया है। ये 2370 करोड़ की पेमेंट इंडियन एयरफोर्स को रशिया को करनी थी, बट चूंकि सैंक्शंस लगे हुए हैं तो अब उतना कर नहीं पाए। रशिया को ग्लोबल स्विफ्ट सिस्टम से बाहर निकाल दिया गया। स्विफ्ट पता है ना आपको, सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन। ये मेंबर ओन्ड कोऑपरेटिव है। सेफ और सिक्योर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस करने हैं तो ये आपको पेमेंट मैकेनिज्म चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आप कोई भी पेमेंट देश के बाहर से मंगवाते हो, जैसे कोई इंडिविजुअल उसका यूट्यूब चैनल है, उसका इंडिया के अंदर अकाउंट है पर पैसा बाहर से आ रहा है, तो स्विफ्ट नंबर आपको अपनी बैंक ब्रांच का देना पड़ेगा। मतलब आपको अगर पैसा इंडिया से बाहर किसी को भेजना है या बाहर से इंडिया के अंदर मंगवाना है, जैसे फॉर एग्जांपल कल की डेट में आप IIM वगैरह से पढ़ के फॉरेन चले जाते हो, न्यूयॉर्क में काम कर रहे हो और अपने पेरेंट्स को इंडिया के अंदर पैसा भेज रहे हो, तो आपका पेरेंट का जहां पे भी अकाउंट होगा इंडिया के अंदर, उस ब्रांच का स्विफ्ट कोड लगेगा पैसा भेजने के लिए। तो बेसिकली स्विफ्ट एक स्ट्रीमलाइन मेथड है इंटरनेशनल पेमेंट और सेटलमेंट के लिए, और इसी पेमेंट सिस्टम के अंदर से रशिया को बाहर निकाल दिया है वेस्टर्न कंट्रीज ने। इसलिए भी रशिया यहां पे ओवरऑल ट्रेड नहीं कर पा रहा है डॉलर में, यूरो में। इसलिए ओवरऑल इंडिया और रशिया की अथॉरिटीज बैठ के इंटर गवर्नमेंटल कमीशन के अंदर ये प्लान चॉकआउट करेंगे कि भैया किया क्या जाए, कैसे इन सैंक्शंस को स्किप किया जाए। अब आ जाते हैं भाई एडिटोरियल के ऊपर। पहला एडिटोरियल, अ पॉली क्राइसिस दैट इज डिप्लीटिंग पाकिस्तान रेजिलियंस। एस अकबर जैदी साहब ने आर्टिकल को लिखा है, IBA कराची लीड करते हैं, पॉलिटिकल इकोनॉमिस्ट। इनका यह बताना है कि भाई पाकिस्तान में क्राइसिस तो होती ही रहती है। पाकिस्तान इज वेरी मच एक्वेंटेड टू क्राइसिस। ओके, जब 1947 में ओवरऑल देश आजाद हुआ, पाकिस्तान भी आजाद हुआ था, तब भैया रिफ्यूजी क्राइसिस आई थी। वहां पे 14 मिलियन लोग इंडिया से वेस्ट पाकिस्तान में गए थे। इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था पाकिस्तान के पास इतने बड़े फ्लक्स को संभालने के लिए। ठीक है, सबको शुरू में लगा कि पाकिस्तान सर्वाइव नहीं कर पाएगा, फिर से इंडिया से मिल जाएगा, बट एक्चुअली में ऐसा कुछ हुआ नहीं। पाकिस्तान आज की डेट में भी एग्जिस्ट करता है। लेकिन उसके बाद देखो तो मल्टीपल क्राइसिस आई है पाकिस्तान के अंदर। पॉलिटिकल क्राइसिस हो, कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस हो, टेररिज्म की क्राइसिस हो, सबसे भरा पड़ा है पाकिस्तान। और ओवरऑल पाकिस्तान को समय समय पे मदद भी मिली है इंटरनेशनल डोनर्स से, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस से, चैरिटी फ्रॉम सो कॉल्ड फ्रेंडली कंट्रीज से। यूएस ने तो भर भर के पैसा उड़ाया पाकिस्तान के ऊपर। तो पाकिस्तान क्राइसिस से जैसे तैसे करके निकल जाता था, लेकिन अभी जो क्राइसिस पाकिस्तान के सामने आके खड़ी है, ये डेकेड्स में बहुत बड़ी क्राइसिस है। हिला के रख रखा है पाकिस्तान को इस क्राइसिस ने। पाकिस्तान इज ऑलमोस्ट ऑन द ब्रिंक ऑफ डिफॉल्ट एंड फाइनेंशियल कैटेस्ट्रॉफ। श्रीलंका जैसी सिचुएशन इस समय पे पाकिस्तान में खड़ी है। इनफैक्ट कुछ सोर्सेस के हिसाब से तो श्रीलंका की इकोनॉमिक सिचुएशन से बुरी है पाकिस्तान की सिचुएशन, ऐसा कुछ फाइनेंशियल टाइम्स ने यहां पे बोला है। अभी रिसेंटली इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के जो निगोशिएटर्स हैं वो पाकिस्तान में गए थे और प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की सरकार के साथ बातचीत कर रहे हैं। और शहबाज शरीफ साहब ने बोला है कि छोटी सी 1.1 बिलियन डॉलर की एड के लिए इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड बहुत सारी उल्टी सीधी शर्तें लगा रहा है। मतलब शहबाज शरीफ साहब भी बोल रहे हैं कि IMF अगर 1.1 बिलियन डॉलर देगा तो बहुत से रिस्ट्रिक्शंस लगाएगा, और ये रिस्ट्रिक्शंस कहीं ना कहीं पाकिस्तानी सरकार के फाइनेंशियल टर्म्स में डिसीजन लेने को कॉम्प्रोमाइज कर देंगे। और मैं आपको बता दूं, शहबाज शरीफ मान लो IMF के साथ कोई एग्रीमेंट साइन कर भी लेते हैं, कल की डेट में इनकी सरकार गिर जाती है और इमरान खान पावर में आ जाते हैं, वो एग्रीमेंट मानेगा ही नहीं।
और ये पाकिस्तान का 23वां एग्रीमेंट है आईएमएफ के साथ। इससे भी पता चलता है कि पाकिस्तान इज वेरी मच यूज्ड टू इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी। अगर आप देखो तो पाकिस्तान ने पिछले 50 सालों में सबसे ज्यादा महंगाई है 28% पे। पाकिस्तानी करेंसी पिछले 7 दिनों में 17% गिर चुकी है। $1 मिल रहा है 300 PKR का, और वहीं पे $1 में इंडियन रुपीस कितने हैं तो 83, बहुत ज्यादा गिर गया है आप कह लो पाकिस्तानी रुपी व्हेन कंपेयर्ड टू डॉलर्स और इंडियन रुपीस। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स पाकिस्तान के $3 बिलियन पे हैं। एक महीने का इंपोर्ट वो पूरा नहीं कर सकते। हर कुछ हफ्तों पे पाकिस्तान के जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं वो गिर रहे हैं। इस ट्रेंड को रिवर्स कैसे किया जाए वो समझ में नहीं आ रहा। पाकिस्तान डिफॉल्ट मोड में जा रहा है, और ऐसी सिचुएशंस क्राइसिस पहले भी हुई हैं। जब पाकिस्तान ने न्यूक्लियर टेस्ट किए थे 1998 में, तब इस समय पे क्राइसिस आई। जब ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आई थी 2008 में, तब भी पाकिस्तान के अंदर इकोनॉमिक क्राइसिस आई थी। बट इस लेवल की इकोनॉमिक क्राइसिस कभी नहीं आई। इससे पहले सबसे खतरनाक इकोनॉमिक क्राइसिस 9/11 जब हुआ था 2001 में, तब भी आई थी पाकिस्तान के अंदर। लेकिन उसके बाद आप देखो तो ओसामा बिन लादेन को ढूंढने के लिए यूएस ने एक ऑपरेशन लॉन्च कर दिया अफगानिस्तान के अंदर, और इसमें पाकिस्तान की एक इफेक्टिव मदद ली। तो उसके चलते यूएस ने बहुत सारे मिलियन बिलियंस ऑफ डॉलर्स पाकिस्तान को दिए। तो इन बिलियंस ऑफ डॉलर्स के चलते पाकिस्तान को इकोनॉमिक मदद मिल गई। बट अभी के लिए उतनी मदद यूएस करेगा इस बात के चांसेस बहुत कम है। और सही बात तो यह है कि उस समय पे जब अफगानिस्तान में तालिबान के अगेंस्ट ऑपरेशन कर रहा था यूएस, उस समय पे पाकिस्तान के अंदर जो मिलिट्री रूलर बैठा था वो था जनरल परवेज मुशर्रफ। सब कुछ मिलिट्री के हाथ में था, तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी थी। ओवरऑल डिसीजन लेने वाला एक बंदा ऊपर बैठा हुआ था, वो जो बोलेगा वही होगा। लेकिन अभी के लिए वो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी नहीं है। शहबाज शरीफ की कोalition सरकार टिकी हुई है, उसके अगेंस्ट इमरान खान लगातार एक मूवमेंट लीड कर रहे हैं। इमरान खान केवल शहबाज शरीफ को ही नहीं गरिया रहे हैं, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो फॉरनर हैं जनरल कमर जावेद बाजवा और जो प्रेजेंट आर्मी होल्डर्स हैं उनको भी इमरान खान लगातार अटैक कर रहे हैं। तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इस समय पे पाकिस्तान में एग्जिस्ट नहीं करती। पाकिस्तान की अकेली प्रॉब्लम इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी नहीं है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी है। पाकिस्तान की जो 4 प्रोविंशियल असेंबलीज हैं उसमें से 2 प्रोविंशियल असेंबलीज की सरकारें अभी के लिए डिसॉल्व कर दी गई हैं। तो एक्चुअली में इन प्रोविंशियल असेंबली में रहने वाले जो लोग हैं ना, इनके पास कोई एक्टिव फंक्शनिंग लोकल गवर्नमेंट अवेलेबल है ही नहीं। तो पाकिस्तान के अंदर इकोनॉमी का मैक्रो मैनेजमेंट, पॉलिटिक्स का मैक्रो मैनेजमेंट पूरी तरीके से हुला हुआ है। अपोजिशन में इमरान खान एक बहुत ही जबरदस्त कन्फ्रंटेशनल अप्रोच लेके चल रहे हैं टुवर्ड्स द रूलिंग कोalition ऑफ शहबाज शरीफ। अगले इलेक्शंस में कौन जीतेगा कौन नहीं जीतेगा इस बात पे बहुत डिपेंड करेगा कि पाकिस्तान अभी जो इंटरनेशनल कमिटमेंट्स कर रहा है उसको पूरा कर भी पाएगा कि नहीं कर पाएगा। और उसके ऊपर से टेररिज्म। 30 जनवरी को एक सुसाइड बॉम्बर्स ने पेशावर के एक मस्जिद में 100 वर्शिपर्स को मार दिया। पूजा करने वाले लोग थे। तालिबान या फिर तहरीके तालिबान के कौन से फैक्शन ने ये किया है? क्योंकि एक फैक्शन इस अटैक को क्लेम कर रहा है, दूसरा फैक्शन बोल रहा है कि हमने ये अटैक नहीं किया। तो तहरीके तालिबान भी अंदर से बटा हुआ नजर आ रहा है। और ओवरऑल इस अटैक के बावजूद भी चीफ ऑफ जो आर्मी स्टाफ है पाकिस्तान के अभी जनरल सईद आसिम मुनीर, वो पाकिस्तान में रहने की बजाय यूनाइटेड किंगडम निकल गए 5 फरवरी से 9 फरवरी डिफेंस डील्स के लिए। तो ये अपने आप में इस बात पर डाउट डालता है कि पाकिस्तान के जो लॉ मेकर्स हैं वो किस हद तक सीरियस हैं इंटरनल स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए। तो ये कुछ इश्यूज बताए जा रहे हैं पाकिस्तान की ओवरऑल क्राइसिस को लेकर। फिर वह बजट के कंटेक्स्ट में फिस्कल कंसोलिडेशन की बात कर रहे हैं। यहाँ पे सी रंगराजन साहब चेयरमैन है, फॉर्मर चेयरमैन है प्राइम मिनिस्टर इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल के, और फॉर्मर गवर्नर भी रह चुके हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के। ये क्या बोल रहे हैं? तो 2023-24 की ये बात कर रहे हैं, और बजट प्रोविजंस को देखिए यहाँ पे एक तरीके से ये क्रिटिसाइज ही कर रहे हैं। ये बोल रहे हैं कि भाई गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर जो है ना वो 7.5% बढ़ेगा 2023-24 में व्हेन कंपेयर टू 2022-23। गवर्नमेंट जो सरकारी स्कीमों पे खर्चा कर रही है वो 7.5% ज्यादा करेगी। जो नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ रेट है वो 2022-23 में व्हेन कंपेयर टू 2021-22 15.4% था। लेकिन इन 2023-24 व्हेन कंपेयर टू 2022-23 कितना है? 10.5%। तो नॉमिनल बेसिस पे जीडीपी जितनी तेजी से 2022-23 में बढ़ी थी उतनी तेजी से 2023-24 में नहीं बढ़ रही। इसलिए अगर आप देखो तो जो टोटल एक्सपेंडिचर है सरकार का रिलेटिव टू जीडीपी, तो टोटल एक्सपेंडिचर डिवाइडेड बाय जीडीपी, ये 2022-23 में कितना था? 15.3%। 2023-24 में कितना हो जाएगा? 14.9%। फिर केंद्र की सरकार के कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात हो रही है। केंद्र की सरकार का कैपिटल एक्सपेंडिचर 37% बढ़ रहा है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर केवल 1.2% बढ़ रहा है। ओवरऑल देखा जाए तो बजट का 3.3% ओवरऑल आप कह लो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। जीडीपी का 3.3% कैपिटल एक्सपेंडिचर है। इसमें से राज्य की सरकारों को
जो ग्रांट इन एड देगी केंद्र की सरकार वो है 1.2%, वो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए काउंट होगी। तो टोटल आप कह लो जीडीपी का 4.5% कैपिटल एक्सपेंडिचर यहां पे एलोकेट किया गया है। लेकिन जो सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर करेंगी वो 0.2% यहां पे गिरेगा। तो बेसिकली अगर आप यहां पे देखो, और वैसे ये सारे पॉइंट्स मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि ये कैपिटल एक्सपेंडिचर सरकार की तरफ से 3.3% है, 1.2% जो रेवेन्यू जो ग्रांट इन एड दिए हैं राज्य की सरकार को वो कंसीडर कर लो, तो 4.5% ऑफ द टोटल जीडीपी हमारा आप कह लो कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए पैसा एलोकेट किया है सरकार ने। अब बात ये है कि इन सब इन्वेस्टमेंट्स के बीच में क्या हमारे फिस्कल डेफिसिट के टारगेट पूरे हो रहे हैं? फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी और बजट मैनेजमेंट एक्ट ने 2018 में जब अमेंडमेंट हुआ तो केंद्र की सरकार ने बोला कि मार्च 31, 2021 तक फिस्कल डेफिसिट को 3% ऑफ द जीडीपी तक मेंटेन करेंगे और जो सेंटर का डेब्ट टू जीडीपी रेशियो है इसको 40% तक मेंटेन करेंगे। बट फिर आ गया कोरोना, और कोरोना के बाद आई एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बड़ी प्रॉब्लम पैसों को लेकर। इसलिए ये जो 3% जो फिजिकल डेफिसिट वाला टारगेट था 31 मार्च 2021 तक, ये तो देखो यहां पे पूरा नहीं हो पाया। इनफैक्ट डेब्ट टू जीडीपी रेशियो 40% वाला टारगेट भी यहां पूरा नहीं हो पाया। तो रिवाइज टारगेट क्या है? इस साल अगर आप देखो तो 6% फिजिकल डेफिसिट चल रही है, हमें टारगेट क्या था? 3% के तो आसपास भी नहीं है हम। और सरकार ने बनाया है कि 2025-26 तक 4.5% ऑफ द जीडीपी हम फिजिकल डेफिसिट करने की कोशिश करेंगे 2025-26 के एंड में। मतलब ये बात हो रही है 31 मार्च 2026 की, और जो हमें 31 मार्च 2021 तक 3% करना था, अब टारगेट है 31 मार्च 2026 तक 4.5% तक लेके जाएंगे। तो मान लो कि 3% ले जाने में और 2-3 साल लग जाएंगे। और उसके बावजूद भी अगर आप देखो तो जो 2021 के एंड तक टारगेट था डेब्ट टू जीडीपी रेशियो 40% करने का, वो ओवरऑल आपका 2026 के एंड तक भी 40% होने वाला है नहीं यहां पे। तो कुल मिला के सरकार की जो कंसोलिडेशन की पॉलिसीज हैं वो फेल होती नजर आ रही हैं। इसका रीजन पूरी तरीके से सरकार का मिसमैनेजमेंट नहीं है, कहीं ना कहीं कोरोना पैंडेमिक में इसमें एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। और मैक्रो इकोनॉमिक फंडामेंटल्स को सुधारने के लिए सरकार को फिस्कल कंसोलिडेशन करने की जरूरत है। उसकी वजह यह है कि देखिए भाई, सेंट्रल डेब्ट टू जीडीपी रेशियो कितना भी है, जो हम उधार लेते हैं, डेब्ट लेते हैं, उसके ऊपर हमको इंटरेस्ट देना पड़ता है, और वो इंटरेस्ट पेमेंट का क्वांटम बहुत ज्यादा है। जितनी सरकार की रेवेन्यू रिसिप्ट है, उस रेवेन्यू रिसिप्ट का 41% 2023-24 में केवल इंटरेस्ट पेमेंट करने में चला जाएगा। मतलब पहले हमने जो उधार लिया है उस उधार का ब्याज चुकाने में 2023-24 के रेवेन्यू रिसिप्ट का 41% चला जाएगा। तो सरकार को बहुत प्रोएक्टिवली यहां पे सोचना पड़ेगा कि हमें अपने उधार को कम करना है। फिस्कल डेफिसिट कम करना हमारे लिए एक बड़ी प्रायोरिटी है, और इसीलिए सरकार को क्रिटिसाइज। अब देखिए, सरकार को भी दो पाथ ट्रेड करने हैं। एक तो सरकार को क्रिटिसाइज किया जाता है कि आप वेलफेयर एक्सपेंडिचर में पैसा ज्यादा खर्च नहीं कर रहे हो, ठीक है ना। अब अगर सरकार वेलफेयर एक्सपेंडिचर में ज्यादा पैसा खर्च करेगी तो ज्यादा उधार उठाएगी, ज्यादा उधार उठाएगी तो डेब्ट ज्यादा बढ़ेगा, डेब्ट ज्यादा बढ़ेगा तो इंटरेस्ट पेमेंट ज्यादा बढ़ेगा, फिस्कल कंसोलिडेशन इफेक्ट होगा। तो कहीं ना कहीं सरकार के पास कोई ऐसी घुट्टी नहीं है, कोई ऐसा मैजिक ट्री नहीं है कि उन्होंने हिलाया और पैसा गिरने लग गया। यहां पे इकोनॉमिक फंडामेंटल फिस्कल कंसोलिडेशन ऐसे बहुत से आप कह लो पैरेलल टर्म्स चलते हैं जिनको सरकार को कंसीडर करना पड़ता है बजट बनाते वक्त, ठीक है भाई। फिर आगे आ जाते हैं, निग्लेक्टिंग द हेल्थ सेक्टर हैज कॉन्सिक्वेंसेस। ये फॉर्मर यूनियन हेल्थ सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की के सुजाता राव ये यहां पे क्या बोल रही हैं। देखिए, एक बार लास्ट सिजार जो थे एम्परर निकोलस, इनको कम्युनिस्ट ने पकड़ लिया। तो सिजार ने उनसे पूछा कि भाई तुमने मुझे क्यों पकड़ रखा है, मैं तो रशिया से इतना प्यार करता हूं, उसके प्रति लॉयल हूं। तो कम्युनिस्टों ने बोला कि तुम रशिया से प्यार करते हो बट रशिया के लोगों से प्यार नहीं करते हो। अब ये पर्टिकुलर स्टेटमेंट बजट के रिस्पेक्ट में रखा जा रहा है। बजट कौन लेके आता है? सरकार लेके आती है, लीडर लेके आता है। तो उस पर्टिकुलर बजट को पढ़ना हम और आपके जैसे आम लोगों के लिए बोरिंग हो सकता है। मैं और आप जैसे लोग तो शायद इसलिए पढ़ लेते हैं कि एक बार यूपीएससी की तैयारी की है। आम आदमी तो बिल्कुल ही नहीं पढ़ता। आम आदमी ने कितना देखा होगा बजट? यही देखा होगा कि भाई इनकम टैक्स स्लैब कितनी बदली है, ऊपर ऊपर की बात को लेकर डिस्कशन किया होगा, क्योंकि बिल्कुल फाइन इंट्रिकेसी समझ पाना आम आदमी के लिए थोड़ा मुश्किल होता है। एक ट्रिकी डॉक्यूमेंट है बजट। लेकिन बजट यह बात जरूर दिखाता है कि ओवरऑल उस देश की सरकार, उस देश के लीडर्स क्या सोचते हैं अपनी जनता के लिए, उस देश की सरकार का क्या विजन है देश के डेवलपमेंट के लिए। तो बजट एक बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, ठीक है ना भाई।
अब अगर आप देखो तो जब वर्ल्ड वॉर 2 के बाद यूके तबाह हो गया तो एक नेशनल सर्विस हेल्थ सर्विस लॉन्च की गई यूके के अंदर, सोसाइटी को रिवाइव करने के लिए, लोगों की हेल्थ को देखने के लिए। वेलफेयर स्टेट को इन्विजन करके एक सोशल इकोनॉमिस्ट थे यूके में, विलियम बेवरिज। इन्होंने बोला कि 5 इविल्स को हटाना है: वांट, डिजीज, इग्नोरेंस, स्क्वालर, आइडलनेस। अगर इंडिया को भी कुछ इस प्रकार का इनिशिएटिव या विजन लेके चलना है तो इंडिया को कुछ बेसिक सर्विसेज में इन्वेस्ट करना पड़ेगा, जैसे न्यूट्रिशन, एम्प्लॉयमेंट, हेल्थ, एजुकेशन, एनवायरमेंटल सैनिटेशन, हाइजीन। लेकिन इंडिया खर्च कहां कर रहा है? इंडिया कैपिटल एक्सपेंडिचर में ज्यादा खर्च कर रहा है। ऑथर बोल रही कि इंडिया एयरपोर्ट, हाईवे, हाई स्पीड ट्रेन बनाने में पैसा खर्च कर रहा है और ओवरऑल न्यूट्रिशन, हेल्थ, एम्प्लॉयमेंट में कम खर्च कर रहा है। ये अलग बात है कि सरकार ने इस पर्टिकुलर बजट में 80 करोड़ लोगों को फ्री फूड ग्रेन्स, 500 बैकवर्ड ब्लॉक को डेवलप करने की बात, हाउसिंग, क्लीन वाटर, टॉयलेट्स के लिए प्रोग्राम, रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम में एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना, स्किल डेवलपमेंट के लिए बहुत से प्रोग्राम चलाए हैं, बट जितना जरूरी है उतना नहीं चलाए हैं। हमारे देश के अंदर इनइक्वालिटी वाइडन हो रही है। लोगों के सस्टेनेबल लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए यूनिवर्सल एक्सेस टू हाई क्वालिटी एजुकेशन, हेल्थ केयर और न्यूट्रिशन जरूरी है। और न्यूट्रिशन में केवल फूड ग्रेन देना नहीं, प्रोटीन और सप्लीमेंट्री फूड देना भी बहुत ज्यादा जरूरी है, जो कि अभी के लिए अनअफोर्डेबल है। देश तब तक डेवलप नहीं कर सकता जब तक वो इलिटरेट है, अनहेल्दी है और माल नूरिश्ड है। जो भी दुनिया भर की डेवलप्ड कंट्रीज उन्होंने एजुकेशन, हेल्थ और न्यूट्रिशन में भर भर के पैसा इन्वेस्ट किया, तब जाके वो डेवलप हो पाई है। पब्लिक इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन इंडिया में बढ़ाने की जरूरत है। यूएस में भी रोनाल्ड रीगन के समय पे इनोवेशन और साइंटिफिक जो कैपेबिलिटी थी यूएस की, वो इफेक्ट हुई थी। रीजन भी कि वो प्राइवेटाइजेशन को पुश कर रहे थे और पब्लिक इन्वेस्टमेंट, पैसा, सरकारी पैसा नहीं झोंक रहे थे एजुकेशन में। बाद में कहीं ना कहीं यूएस की सरकार ने बड़े स्केल पे हेल्थ तो नहीं बोलूंगा, एजुकेशन में पैसा झोंका है और इसीलिए आप देखो तो यूएस इतना डेवलप कर पाया। तो इंडिया के अंदर अगर आप हेल्थ, एजुकेशन, न्यूट्रिशन में ज्यादा पैसा खर्चोगे नहीं और सारा पैसा लगाते रहोगे आपका एयरपोर्ट बनाने में, स्पीड बनाने में, ट्रेन इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में, तो आप बहुत ज्यादा डेवलपमेंट एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। क्योंकि जब तक देश का युवा पढ़ा लिखा नहीं होगा, हेल्दी नहीं होगा, हेल्दी कैसे होगा? उसको प्रॉपर खाना मिलेगा। पढ़ा लिखा कैसे होगा? जब उसको प्रॉपर एजुकेशन मिलेगी। एजुकेशन प्राइवेट स्कूलों में और कॉलेजों में तो करने से रहा, सरकारी स्कूल कॉलेजों में भले ही कर ले। फिर ये बता रहे हैं कि भाई तो कोविड-19 में 230 मिलियन 23 करोड़ लोग और गरीबी में चले गए। NFHS 5 नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 का डाटा उठा के देखोगे तो जो बच्चे 5 साल से कम की उम्र के हैं, 35.5% स्टंटेड हैं, 32.1% अंडरवेट हैं। एसर रिपोर्ट के हिसाब से कक्षा 5 के बच्चे कक्षा 2 की टेक्स्ट बुक नहीं पढ़ पा रहे हैं। मिड डे मील्स का बजट 9% से घटा दिया गया है, इस बात के बावजूद कि इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। एनरोलमेंट प्राइवेट स्कूलों में ज्यादा कराने की कोशिश कर रही सरकार, बट ज्यादातर गरीब बच्चे प्राइवेट स्कूलों को अफोर्ड नहीं कर सकते, उनको सरकारी स्कूल चाहिए पढ़ने के लिए। तो इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट करने की बजाय जरूरी है कि सरकार प्राइमरी हेल्थ में, एजुकेशन में, न्यूट्रिशनल पैरामीटर्स में ज्यादा फर्क इन्वेस्ट करे, नहीं तो एक बहुत बड़ी जनता का क्वांटम इन बेनिफिट से परे रह जाएगा और वो लॉन्ग टर्म में इंडिया की ग्रोथ को अफेक्ट करेगा। अगले आर्टिकल पे आ जाते हैं, मेघालय की पॉलिटिक्स में बात करिए। देखिए, मेघालय की स्टेट लेजिस्लेटिव में 60 एमएलएज हैं और पिछले 5 साल के टेन्योर में कम से कम 20 एमएलएज पार्टी हॉपिंग करते नजर आए। मतलब एक पार्टी से दूसरी पार्टी से तीसरी पार्टी, इस प्रकार की पार्टी हॉपिंग में वो नजर आए। जैसे कि फॉर एग्जांपल देखो, 27 फरवरी को इलेक्शन होने वाले हैं और रिसेंटली नेशनल पीपल पार्टी का एक कैंडिडेट भारतीय जनता पार्टी से जाके मिल गया। फिर एक कांग्रेस पार्टी का कैंडिडेट तृणमूल कांग्रेस से जाके मिल गया। 2018 के इलेक्शंस में कांग्रेस ने 21 सीटें जीती थी, एनपीपी पार्टी ने 20 सीटें, बीजेपी ने 2 सीटें और रीजनल और इंडिपेंडेंट पार्टी ने रेस्ट ऑफ द सीट्स। मेघालय एक अकेला स्टेट है नॉर्थ ईस्ट में, 3 स्टेटों में इलेक्शन होने वाले हैं, बट अकेले मेघालय में कांग्रेस के जीतने के थोड़े बहुत चांसेस हैं। बीजेपी सारी की सारी 60 सीटों में अपना कैंडिडेट खड़ा कर रही है। तृणमूल पार्टी कांग्रेस अगर आप देखो तो 55 जगहों पे अपनी सीटें खड़ा कर रही है। अगर आप देखो तो नवंबर 2021 में 12 कांग्रेस के एमएलए जाके तृणमूल पार्टी कांग्रेस ज्वाइन कर चुके थे। जो सबसे इन्फ्लुएंशियल रीजनल एंटिटी है यूनाइटेड डेमोक्रेटिक पार्टी, वो 46 सीट से यहां पे लड़ रही है। अब मेघालय की पॉलिटिक्स में खासी ट्राइब, जैंतिया ट्राइब, गारो ट्राइब डोमिनेंट है। गारो ट्राइब का रिप्रेजेंटेटिव सीएम रहा है पिछले 34 सालों से। अगर आप देखो तो 50 साल पहले मेघालय बना था, 34 सालों से चीफ मिनिस्टर की कुर्सी पे गारो ट्राइब का रिप्रेजेंटेटिव बैठा है। गारो हिल्स के अंदर 24 सीटें हैं और खासी जैंतिया हिल्स के अंदर 60 में से 36 सीटें हैं। बट खासी जैंतिया हिल्स में खासी कम्युनिटी अलग है, जैंतिया अलग है। गारो हिल्स अगर आप देखो तो गारो कम्युनिटी के लोग सबसे ज्यादा डोमिनेंट है, इसलिए सबसे ज्यादा लंबे समय तक गारो कम्युनिटी का इंडिविजुअल ही यहां पे या उसका रिप्रेजेंटेटिव ही यहां पे चीफ मिनिस्टर रहा है।
तो बतेरी तरीके की पॉलिटिक्स हो रही है। ओवरऑल बीजेपी तृणमूल कांग्रेस के ऊपर और एनपीपी तृणमूल कांग्रेस के ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं कि ये बांग्लादेश से आए हुए रिफ्यूजीज को सपोर्ट कर रहे हैं। तृणमूल कांग्रेस अपने लेवल का इल्जाम लगा रही है। तृणमूल कांग्रेस बोल रही है कि पावर, हेल्थ, एजुकेशन, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, इसमें बहुत सारा करप्शन किया गया एनपीपी पार्टी के द्वारा, जो कि इस समय पे रूलिंग कोalition में थी। तो पॉलिटिक्स जोर पकड़ चुकी है, आग पकड़ चुकी है नॉर्थ ईस्ट में। इस समय पे बता पाना कि कौन जीतने वाला है, इस बात के चांसेस बहुत कम है। बीजेपी भी जीत सकती है, बीजेपी के जीतने के चांसेस थोड़े कम है। हाँ, तृणमूल कांग्रेस जरूर जीत सकती है। हाँ, कांग्रेस का एक चांस है कि वो यहाँ पे जीत पाए, ना जीत पाए वो भाई रिजल्ट के बाद ही पता चलेगा। फिर इंडिया और कनाडा के रिश्तों की बात हो रही है। इंडिया के पास G20 की प्रेसिडेंसी और कनाडा के साथ बेटर टाइज करना, ये हमारा एक टारगेट है। रिसेंटली अगर आप देखो तो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर साहब होस्ट करेंगे कनाडा की फॉरेन मिनिस्टर मेलेंजली जोली को, जब वो नई दिल्ली में आएंगे। मिस जोली दिल्ली में आ रही हैं G20 फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग के लिए मार्च में, और यहाँ पे जयशंकर साहब उनसे बायलैटरल भी मीटिंग करेंगे। बाद में जब G20 समिट होगा तो मिस जॉली कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो के साथ फिर से आएंगे इंडिया के अंदर, और बहुत सारे मिनिस्टर्स आएंगे कनाडा के। तो कनाडा के साथ इंडिया अपने रिश्ते सुधारने की कोशिश कर रहा है। एक बड़ी वजह यह है कि कनाडा के रिश्ते चाइना के साथ यहां पे बिगड़े हैं। रिसेंटली कनाडा ने अपनी इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी अनाउंस की है, जिसमें चाइना को इंक्रीजिंगली डिसरप्टिव ग्लोबल पावर बोला है और इंडिया को क्रिटिकल पावर बोला है। इंडिया को एक ऐसी पावर बोला है जो कि डेमोक्रेसी और प्लूरलिज्म के ट्रेडिशंस को मानता है, जबकि चाइना ऐसा कुछ भी नहीं करता है। फिर कनाडा यहां पे सर्च कर रहा है कुछ ऐसे नए मार्केट्स के बारे में, जिससे चाइना के साथ जो कंसीडरेबल इकोनॉमिक एंगेजमेंट है, इसको थोड़ा डाइवर्सिफाई किया जा सके। हमारी शायद कोशिश ये है कि एक अर्ली प्रोग्रेस ट्रेड एग्रीमेंट हम कनाडा के साथ ज्वाइन करें, और हो सके तो जल्दी एक कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट ज्वाइन करें, क्योंकि इंडिया का मार्केट बहुत बड़ा है और कनाडा एक बड़े स्केल पे इंडिया मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहेगा। कैनेडियन कंपनीज इन्वेस्टमेंट करना चाहेंगी, उससे रिलेटेड प्रॉफिट कमाना चाहेंगे। अब पहले कनाडा के साथ रिश्ते इंडिया के थोड़े बिगड़ रहे थे, क्योंकि 2018 में जब जस्टिन ट्रूडो इंडिया में आया था तब थोड़ी कंट्रोवर्सी हो गई थी, क्योंकि फार्मर्स एजिटेशन जब 2020-21 में हुआ था, उसमें जस्टिन ट्रूडो ने कुछ उल्टे सीधे कमेंट्स दे दिए गए थे। फिर कभी कभी खालिस्तानी सेपरेटिस्ट को कनाडा में सपोर्ट दिया जाता है, इस प्रकार की एक्टिविटी निकल के आती है। कनाडा में कुछ वैंडलिज्म और वायलेंस के इंसिडेंट्स हुए थे इंडियन कम्युनिटी के स्टूडेंट्स के अगेंस्ट। तो इन सब चीजों के चलते अक्सर कर बायलैटरल ट्राइज में इंडिया कनाडा में इशू उठ पाता है। 1980s में अगर आप देखो तो इंडिया को गुस्सा था कि कनाडा सेंटर दे रहा है सेपरेटिस्ट खालिस्तानी ग्रुप्स को। 1985 में एयर इंडिया फ्लाइट की बॉम्बिंग हो गई। तो इन सब चीजों को लेके समय समय पे इंडिया कनाडा के जो रिश्ते हैं वो थोड़ी खलबली से भरे हुए हैं। लेकिन अब अगर आप देखो तो कहीं ना कहीं इंडिया का एक बड़ा फोकस है कनाडा के साथ रिश्ते बनाना। लेटेस्ट पुश क्या है? अभी 2020-21 में जस्टिन ट्रूडो ने फार्मर एजुटेशन को लेकर उल्टा सीधा बोल दिया, भारत सरकार नाराज हो गई। अभी के लिए कनाडा और इंडिया का एक दूसरे के साथ इंगेज करना म्यूचुअली इंपॉर्टेंट। रीजन बीइंग कनाडा इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी में चाइना को खरी खोटी सुना चुका है और इंडिया के साथ इंगेज करने की कोशिश कर रहा है। तो जरूरी यह भी बनता है कि इंडिया इन्वॉल्व होकर जल्दी एक कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट साइन कर ले, जिससे दोनों ही कंट्रीज को, कनाडा और इंडिया को इकोनॉमिक बेनिफिट होगा और म्यूचुअल बेनिफिट के चलते दोनों एक दूसरे के साथ एसोसिएट करेंगे और शायद फिर इनमिकल एलिमेंट्स को हार्बर नहीं करेंगे, उल्टी सीधी बातें नहीं बोलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ ग्रेट